गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम क्लास 10+1 का 11th चैप्टर पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो जापान के इतिहास से हो या फिर चीन के इतिहास से, वो पढ़ लिए हैं। ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे या टॉपिक से रिलेटेड थे, उनके जो नोट्स हैं वो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भेज दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर पिछले जो वीडियोस हैं 11th चैप्टर के, उनके सभी भाग 1 से लेकर 10 तक वो उसमें अभी है, आप लोग वहाँ से निकाल के अपने नोट्स बना सकते हो और उनको ध्यान से सुन सकते हो, ताकि एग्जामिनेशन में आप लोगों को फ़ायदा मिले। आज के जो हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे वो है कुओमिन्तांग दल, एक ऐसा दल जिसकी स्थापना डॉक्टर सन यात सेन के द्वारा की गई, और इस दल ने चीन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस किए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे हम 1949 की चीनी क्रांति के कारण माओ त्से तुंग के नेतृत्व में ये क्रांति हुई, और इस क्रांति में ये सफल रही क्रांति, और माओ त्से तुंग ने एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना की। साथ में ही 1949 ईस्वी की चीनी क्रांति के प्रभाव। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुओमिन्तांग दल। हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि डॉक्टर सन यात सेन ने कुओमिन्तांग दल की स्थापना की थी। एक बहुत महत्वपूर्ण दल था। इस दल ने चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए सराहनीय काम किया। चीन में जो नेशनलिज्म था, जो राष्ट्रीय एकता थी, नेशनल यूनिटी थी, उसको स्थापित करने में इस दल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस दल की स्थापना डॉक्टर सन यात सेन ने के द्वारा 1912 ईस्वी में की गई, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे दल, जिसमें तुंग मिंग हुई नामक दल की स्थापना डॉक्टर सन यात सेन के द्वारा की गई। इस दल ने 1911 की चीनी क्रांति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तुंग मिंग हुई ने, और ये क्रांति सफल भी रही थी। चीन में इस क्रांति के बाद निरंकुश शासन का अंत हो गया, मांचू शासन का अंत हो गया था, और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। परंतु चीन का जो राष्ट्रपति था युआन शिकाई, वो निरंकुश शासन स्थापित करना चाहता था, जिसके कारण डॉक्टर सन यात सेन उसके विरुद्ध हो गए, और उन्होंने छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय दल बनाने का निर्णय लिया। और ये दल 1912 ईस्वी में तुंग मिंग हुई तथा चीन के अन्य दलों को मिलाकर ये दल बनाया गया, जिसका नाम था कुओमिन्तांग दल। 1912 में संसद के चुनाव हुए, जिसमें इस दल ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1918 में, 1912 में नहीं, 1913 में संसद की, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, 1913 में आपने ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1913 में संसद के चुनाव हुए, जिसमें इस दल को बहुत सारी सफलता, बहुत सारी सीटें इनकी आई। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको कर लेना है कि 1912 में नहीं, 1913 में संसद के चुनाव हुए। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कुओमिन्तांग दल के सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दल डॉक्टर सन यात सेन के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए डॉक्टर सन यात सेन के जो सिद्धांत थे वही इस दल के भी सिद्धांत बने, जिनके बारे में डिटेल में डॉक्टर सन यात सेन वाले चैप्टर में पढ़ लिया। आप लोगों ने वहाँ से वो लिख लेना है। राष्ट्रीयता, राजनीतिक लोकतंत्र और जनता की आजीविका। ये प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए आप लोगों ने इसको सही से कर लेना, क्योंकि हमने पहले कर लिया है ये डॉक्टर सन यात सेन वाले टॉपिक में, तो वहाँ से आप लोगों ने इसको एक बार फिर से देख लेना है। 12 मार्च 1925 ईस्वी को डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु होगी, और ये डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु चीन के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात इस दल में के सदस्यों में मतभेद पैदा हो गए, और इस समय चियांग काई शेक सेना पर बहुत उसने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, और कैंटन में उसने फौजी कानून की घोषणा कर दी थी। साथ में ही सरकार का वो मुखिया बन गया था। तो कुल मिला के कुओमिन्तांग दल का अस्तित्व डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात जो है ऑलमोस्ट वो कमज़ोर होता चला गया, और
यह दल अपने प्रभाव को मेंटेन नहीं कर सका। नेक्स्ट जो हम आज पढ़ेंगे 1949 की चीनी क्रांति। इससे पहले हमने 1911 की चीनी क्रांति के बारे में पढ़ा, जो कि एक सफल क्रांति रही, जिसमें मांचू वंश का अंत हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन 1911 की चीनी क्रांति के पश्चात के 38 वर्षों के बाद 1949 ईस्वी में एक अन्य महत्वपूर्ण क्रांति हुई, जिसने चीन की साम्यवादी सेनाओं ने और राष्ट्रवादी सेनाओं को फार्मोसा भेज दिया था। फार्मोसा जो कि ताइवान के नाम से आजकल जाना जाता है, वहाँ पे साम्यवादी सेनाओं ने राष्ट्रवादियों को भेज दिया था। यह क्रांति इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके बाद देश की सत्ता जिस दल के हाथ में आ गई उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी, साम्यवादी दल। आधुनिक चीन के निर्माण में इस दल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि राष्ट्रवादियों के स्थान पर अब साम्यवादियों ने अपना शासन स्थापित किया। इस क्रांति के महत्वपूर्ण कारणों की अगर हम बात करें तो पहला कारण है 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति। उसी क्रांति में इस क्रांति के जो कारण थे वो छुपे हुए थे। मांचू वंश का अंत हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, हमने बहुत बार पढ़ लिया है, परंतु फिर भी सत्ता के लिए लगातार संघर्ष चलता रहा। आपस में लोग लड़ते रहे, चाहे वो राष्ट्रवादी थे या साम्यवादी थे या कोमिंतांग दल के लोग थे। इनमें कोमिंतांग नामक साम्यवादी दल सबसे महत्वपूर्ण था। कई विदेशी शक्तियाँ रूस, जापान किसी रूप में चीन की राजनीति को प्रभावित करती आ रही थी। ये घटनाएं 1949 की चीनी क्रांति का कारण बनी थी। 4 मई का आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जामिनेशन में अलग से क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से सुन लेना है। बाद में हालांकि इसको हम करेंगे एक बार। 1949 की वर्साय की संधि से चीन को भारी निराशा हाथ लगी थी। वर्साय की संधि ये 1919 में हुई थी, एक्चुअली में 1949 नहीं होगा, इसको भी ठीक कर लें आप। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के बीच में एक संधि हुई जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साय के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुरूप चीन को भारी निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि चीन एक्सपेक्ट कर रहा था कि जापान के द्वारा जो बहुत सारे प्रदेश उसे छीन लिए थे उसे वापस मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो चीन के प्रभाव को कम करने में असफल रहे। इस कारण चीन के लोग जापान के विरुद्ध हो गए। 4 मई 1919 ईस्वी में 3000 से अधिक विद्यार्थियों तथा अध्यापकों ने पीकिंग के तियामेन चौक पर भारी प्रदर्शन किया तथा वर्साई की संधि के निर्णय की आलोचना की। सरकार ने इस भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसके कारण इस घटना को 4 मई दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 4 मई का आंदोलन कई बार अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोगों ने कर लेना है। नेक्स्ट, जापान द्वारा चीन पर आक्रमण। हालांकि हमने पहले पढ़ा है 1894-95 में चीन और जापान के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में जापान ने चीन जैसे शक्तिशाली देश को पराजित किया था। 1 जुलाई 1937 ईस्वी को जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 1945 ईस्वी तक चला, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी युद्ध चलता रहा। इस आक्रमण के समय नानकिन की सरकार तथा साम्यवादियों के बीच एक समझौता हुआ। अब समझौता हुआ दोनों सरकारों के बीच में, साम्यवादियों और राष्ट्रीय जो सरकार थी उनके बीच में, जिसके अनुसार उन्हें मिलकर संयुक्त रूप से जापान का सामना करने का निर्णय कि वो जापान का सामना मिलकर करेंगे। यद्यपि इस युद्ध के दौरान चियांग काई शेक एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए, परंतु 8 वर्षों के इस लंबे युद्ध में चीन की पराजय से उसके समर्थक भी उसके शत्रु बन गए। चियांग काई शेक के शत्रु बन गए, जो उसके समर्थक थे वो भी। दूसरी ओर चियांग काई शेक भी साम्यवादियों को अपना शत्रु ही मानता रहा। फिर भी जापान के साथ युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्यवादियों को प्रभुत्व बना रहा। साम्यवादियों ने जापान द्वारा छोड़े गए जापान क्षेत्रों पर मार्च 1945 पर अपना अधिकार कर लिया। जो
क्षेत्र जापान के द्वारा छोड़े गए थे उन पर चीन ने अपना अधिकार कर लिया 1945 ईस्वी में। चीन में गृह युद्ध एक बड़ा कारण 1949 की चीनी क्रांति का। 1945 ईस्वी में जापान के पतन के पश्चात जापान द्वारा छोड़े गए क्षेत्र पर अधिकार जमाने के प्रश्न पर साम्यवादियों और कुओमिंतांग में आपसी होड़ लग गई थी। परिणाम स्वरूप चीन में गृह युद्ध छिड़ गया, लेकिन अमेरिका के प्रयासों से माओ तसे-तुंग और चियांग काई शेक आपस में बातचीत के लिए सहमत हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रवादियों तथा साम्यवादियों में समझौता करवाने के लिए विशेष दूत जॉर्ज मार्श को भेजा। उनके प्रयासों से जनवरी 1947 ईस्वी को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। फरवरी 1948 में, एक्चुअली 8 ही होगा इसमें, एक समझौते के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि दोनों सेनाओं में कमी कर दी जाएगी। इसको आपने ठीक कर लेना है, ठीक है। परंतु 1948 इसमें अपने 1946 इसमें करना है आपने। तो ये घटनाओं की अगर हम बात करें तो कई बार राष्ट्रवादी कई बार साम्यवादी हावी होते रहे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन लास्ट में साम्यवादियों ने राष्ट्रवादियों को पूरे तरीके से चीन से बाहर निकाल दिया और चीन के कई प्रदेशों जिसमें तीन पीकिंग मुकदेन पर अधिकार कर लिया। इसके साथ साथ में ही उन्होंने संघाई तथा चीन के अन्य प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में कैंटन पर अधिकार कर लिया, जो कि राष्ट्रीय सरकार की राजधानी था। कैंटन जो कि राष्ट्रीय सरकार की राजधानी था, उस पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। इस प्रकार फॉर्मोसा को छोड़कर सारे चीन पर उनका अधिकार हो गया। आपने ये नोट्स इस तरीके से बनाना है, घटनाएं तो उसको घटनाओं को आपने लिख लेना है। साथ में ही ये जो कारण थे 1949 की चीनी क्रांति के, जिसमें 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति, 4 मई का आंदोलन, जापान द्वारा चीन पर आक्रमण और लास्ट में चीन में गृह युद्ध। और इसी गृह युद्ध के कारण ये फरवरी 1946 लिखना है आप लोगों ने। यहाँ पे मैंने पहले भी किया था ये 6, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कारण थे। घटनाओं में हमने पढ़ा कि किस तरीके से साम्यवादियों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। अब हम बात करते हैं 1949 ईस्वी की चीनी क्रांति के प्रभाव। सबसे पहले हम बात करें चीनी क्रांति। इस चीनी क्रांति के कारण चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई। केवल फॉर्मोसा को छोड़कर सारा देश एक केंद्रीय सरकार के अधीन लाया गया। राजनीतिक एकता के साथ साथ देश में एक प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की गई। मांचू शासन के अंत के पश्चात पहली बार चीन में लोगों को एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार मिली। नंबर 2, साम्यवादी सरकार की स्थापना से चीन में काफ़ी समय से चली आ रही अराजकता और अव्यवस्था का अंत हुआ और शांति की स्थापना हुई। साम्यवादी सरकार ने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए। समाज में प्रचलित कई बुराइयों का अंत उन्होंने किया। 1949 की चीनी क्रांति ने वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन लाए। तो 1949 की चीनी क्रांति के बाद माओ तसे तुंग चीन का शासक बना और माओ तसे तुंग ने एक लंबे समय तक शासन किया। इस दौरान उसने प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया। समाजवाद की स्थापना हुई, आर्थिक समाजवाद की स्थापना हुई चीन में। साथ में ही चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, यातायात का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो या किसानों के विकास के बारे में बात हो, माओ तसे तुंग ने इन सभी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिसके बाद चीन में 1949 की चीनी क्रांति के परिणाम स्वरूप चीन में एक राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना हुई। तो एक बार फटाफट फिर से कुओमिंतांग दल, जिसकी स्थापना 1912 ईस्वी में डॉक्टर sun yat-sen के द्वारा की गई। साथ में ही 1913 में संसद के चुनाव हुए, जिसमें इस दल को बहुत सारी सफलता प्राप्त हुई। डॉक्टर sun yat-sen के सिद्धांतों की बात करें, कुओमिंतांग दल के सिद्धांत राष्ट्रीयता, राजनीतिक लोकतंत्र और जनता की आजीविका। 1925 12 मार्च 1925 ईस्वी को डॉक्टर sun yat-sen की मृत्यु हुई। 1949 की चीनी क्रांति के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें इस क्रांति की जो कारण थे 1911 की चीनी क्रांति, 4 मई का आंदोलन, उसके साथ साथ में ही जापान द्वारा चीन पर आक्रमण, चीन में गृह युद्ध, घटनाएं और उसके प्रभाव हमने पढ़े। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो उसके नोट्स
आप लिखें, इसको लर्न करें, इन प्रश्नों को एग्जामिनेशन में ये आते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।